इवेपोरेशन का डेफिनेशन लिखा दिया था ना आपको, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, है ना। बस आप थोड़ा बहुत इवेपोरेशन का यूजेस सुन लो। जैसे इवेपोरेशन के चलते कूलिंग होता है, इवेपोरेशन के चलते कूलिंग होता है। इवेपोरेशन में हो क्या रहा है, लिक्विड किस में चेंज हो जा रहा है, वेपर में, गैस में चेंज हो रहा है ना। तो हमें ये पता है कि जब भी लिक्विड गैस में चेंज होगा, जब भी लिक्विड गैस में चेंज होगा तो लिक्विड क्या एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब वो गैस में चेंज होगा ना। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी इवेपोरेशन होता है तो लिक्विड एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, ये नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, नेल पॉलिश रिमूवर, उसको हाथ पे टच होता है तो ठंडा ठंडा लगता है कि नहीं। तो नेल पॉलिश रिमूवर क्या होता है कि वो हैंड से हीट एब्जॉर्ब करके तुरंत इवेपोरेट हो जाता है, उसका इवेपोरेशन रेट बहुत फास्ट है। तो आप हाथ पे नेल पॉलिश रिमूवर गिरा लो थोड़ा सा तो वो ठंडा लगने लगता है। क्यों ठंडा लगने लगता है, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि वो बहुत तेजी से इवेपोरेट हो रहा है। तो जब वो इवेपोरेट हो रहा है तो हमारे हाथ से एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जा रहा है। तो हमारे हैंड से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमारे हैंड को क्या फील हो रहा है, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे आप क्या करो, है ना, पैर में मान लो भीगा हुआ मोजा पहन लो, पैर में क्या पहन लो, भीगा हुआ सॉक्स पहन लो। समझ में आ रहा है ना, वेट सॉक्स पहन लो आप, और आप क्या करो, फैन के सामने पैर को रख के बैठ जाओ। तो फैन जब तेजी से चलेगा तो सॉक्स का वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो आप थोड़ी देर में देखोगे ना कि आपके पैर में बहुत ज्यादा ठंडा लगने लगेगा आपको। समझ में आ रहा है ना। और ऐसा तभी होगा जब वेदर ड्राई होगा। जैसे देखो अभी का वेदर थोड़ा ड्राई टाइप का है, ड्राई वेदर में क्या होता है, इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। लेकिन जब ह्यूमिड वेदर होता है, कि ह्यूमिडिटी जानते हो ना क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर या एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। अगर ह्यूमिडिटी कम होगा तो एयर में वाटर का मॉलिक्यूल्स कम होगा, और अगर वाटर का मॉलिक्यूल्स एयर में कम होगा तो कोई भी जो वेट सब्सटेंस है वहां से वाटर तेजी से इवेपोरेट करेगा। क्यों, क्योंकि एयर में वाटर का मॉलिक्यूल्स नहीं है, कम है। और वही मान लो अगर एयर में वाटर का मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, तब इवेपोरेशन का रेट कम हो जाएगा। जैसे आप देखो रेनी सीजन में, रेनी सीजन में क्या होता है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो जाता है, वाटर वेपर का अमाउंट एयर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखते हो हम लोग कपड़ा सूखने के लिए डालते हैं तो नहीं सूखता है, एक एक दो दो दिन तक टाइम लग जाता है सुखाने में, सूखता ही नहीं है कपड़ा जल्दी। अब देखना रेनी सीजन आएगा, आप अभी कपड़ा सूखने को डालो, आप कपड़ा है ना, कपड़ा धुल के आप उसको सूखने के लिए डालो, अभी तुरंत सूख जाएगा, वेदर ड्राई है अभी। लेकिन वही मान लो जब रेनी सीजन में क्या होता है, एयर में वाटर का मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है ना, जाए ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, तो हम लोग कपड़ा सूखने को डालते हैं तो जल्दी उसमें से वाटर इवेपोरेट नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। तो इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। तो मैंने क्या बोला, आप सॉक्स, वेट सॉक्स पहन के बैठ जाओ, बस ध्यान रखना कि वेदर क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। वेदर ड्राई होगा तो ऑटोमेटिक बहुत तेज हो जाएगा इवेपोरेशन, तो पैर में ठंडा लगने लगेगा वेट सॉक्स पहन के बैठोगे तो। ये आप देखते हो ना, जो डेजर्ट कूलर होता है, डेजर्ट कूलर में साइड में खस लगा होता है ना, खस जान रहे हो ना, ड्राई ग्रास लगा होता है जिसपे पानी गिरता रहता है कूलर में। तो वो कूलर ड्राई वेदर में ही ज्यादा ठंडा करता है, ह्यूमिड वेदर में वो ठंडा नहीं कर पाता है एयर को। ड्राई वेदर में क्या होता है, जो आप कूलर देखे हो ना, कूलर के साइड में, उसके पीछे के साइड है ना, ये खस लगा होता है, ये ग्रास लगा होता है, ड्राई ग्रास, जिसपे पानी गिरता रहता है। तो ये भीगा हुआ रहता है, ये भीगा हुआ रहता है हमेशा। तो जब आप कूलर चलाते हो तो साइड में से इसमें एयर इंटर करता है ना।
अगर ड्राई वेदर होगा तो एक खस में का वाटर तेजी से इवेपोरेट होगा, तो खस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो जब उसमें से एयर पास करता है ना तो एयर ठंडा हो जाता है, इसलिए कूलर चलाने पे ठंडा लगने लगता है। ड्राई वेदर में ह्यूमिड वेदर में कूलर काम नहीं करेगा। ह्यूमिड वेदर में क्या होगा, ये खस का वाटर इवेपोरेट ही नहीं कर पाएगा, तो खस का टेम्परेचर कम नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ठंडा नहीं लगेगा और उमस बढ़ जाएगा। चला दोगे ह्यूमिड वेदर में, अगर आप ये खस वाला कूलर चला दोगे ना, उसका वाटर ओपन करके, वाटर वाला मोटर ऑन करके चला दोगे, तो और रूम का ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा और अजीब लगने लगता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस समय क्या पता चल रहा है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन के चलते क्या होता है, कूलिंग होता है। समझ गया ना? तो यहां पर ये आपका पहला चैप्टर खत्म। अब ये सब पहले लिखाता था डिटेल में, किस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, ये सब एग्जांपल हम लोग डिटेल में, और भी बहुत सारा 10-12 एग्जांपल डिस्कस करता था। अब ये सब सिलेबस से हट गया है, तो थोड़ा बहुत बेसिक आपको बता दिया। जो घड़ा, अभी देखते हो कई लोग मिट्टी का घड़ा रखे होंगे घर में, ड्राई वेदर है, घड़ा पानी को बहुत ठंडा कर दे रहा होगा, देखना अच्छा भी लगता होगा बहुत पानी पीने में, उसका लगता है ना। तब फ्रिज के पानी से ज्यादा अच्छा होता है वो, क्योंकि फ्रिज ज्यादा ठंडा कर देता है ना, तो उतना ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हमारे बॉडी उतना ठंडा पानी पीने के लिए डिजाइन नहीं है, तो हमारा बॉडी को वो हैम्पर करेगा। हाँ, लेकिन जो घड़े का पानी है वो बहुत अच्छा होता है ना, वो एकदम जितना ठंडा होना चाहिए, जो हमारे बॉडी के लिए सही है, उतना ही ठंडा होता है। समझ में आ रहा है ना? तो घड़े में पानी डालो, अभी के देखना इस वेदर में ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाता है? क्योंकि वो जो घड़ा का मिट्टी बनाया जाता है ना, मतलब घड़ा जिस मिट्टी से बनता है ना, उसमें थोड़ा सा ना बहुत महीन बालू मिला दिया जाता है। जो घड़ा जिस मिट्टी से तैयार होता है उसमें बहुत थोड़ा सा सैंड मिला दिया जाता है, बहुत फाइन सैंड। उससे क्या होता है ना, घड़े में बहुत टाइनी पोर्स होता है, बहुत छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक पोर्स होता है। समझ में आ रहा है ना? वो टाइनी पोर्स से वाटर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बाहर आता है। आप देखते हो, आप घड़े में पानी डालो तो बाहर का सरफेस भी भीगा हुआ दिखाई देता है थोड़ा, तो वो पानी इवेपोरेट होता है वहां से, जिससे घड़े का टेम्परेचर, उसका सर हिलाओ थोड़ा 2 बार, समझ में आ रहा है ना? घड़े का टेम्परेचर कम हो जाता है कि नहीं, जिससे पानी ठंडा हो जाता है कि नहीं? तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक सबको? बहुत अच्छे। चलो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का हेडिंग दो आप लोग। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? हाँ, हरीलाल, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर है ना। नया वाला बुक ले लियो ना सब। कौन कौन नया वाला बुक खरीद लिया? रेज योर हैंड। हाँ, स्टॉक खत्म हो जा रहा है। 4 दिन गई? कहाँ की दुकान में गई थी? कौन सा वाला दुकान? कहाँ पे है मालती स्टेशनरी? अच्छा, एजी कॉलोनी उधर है। और कहाँ गई? हाँ, स्वाति बुक स्टोर, वहां भी नहीं मिला ना। ऑन मैथ्स का बुक नहीं ना मिल रहा है, टेंशन लेना ही नहीं, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो सब। ऑनलाइन तो डाउनलोड कर। अच्छा, मैथ्स का बुक भी मिल रहा है मिल रहा है ना, तो ले लेना है। जो भी बुक मिल रहा है लेते जाओ, जो नहीं मिल रहा है उसको डाउनलोड करते जाओ, ठीक है? हेडिंग दो आप। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, है ना? तो देखो, इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि मिक्सचर को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग ये मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। 2 टाइप का मिक्सचर होता है, होमोजेनस एंड
हेट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिक्सचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि उनका सेपरेशन कैसे होगा, ठीक है, उनका सेपरेशन कैसे होगा, ठीक है। तो आप लिखो, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। देखो इसके पहले जो केमिस्ट्री का चैप्टर हमने पढ़ा था ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें हमने मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम लोग मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो आप लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर on the basis of chemical properties, on the basis of chemical properties, on the basis of chemical properties। और मैं आपको बता दे रहा हूं, आप चाहे बुक लो चाहे नहीं लो, आप नोट्स भी अच्छे से पढ़ लोगे ना, आराम से 90 क्रॉस कर जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो हाँ, जो नोट्स मैं आपको लिखाऊंगा आप उसको अच्छे से पढ़ो, नोट्स में आपको सब चीज लिखा दूंगा। तो आप नोट्स भी जो आपको दे रहा हूं ना, अगर आपको अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप 90 प्लस लाओगे। समझ में आ रहा है ना? अब वैसे बाकी बुक कम से कम डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन, बड़ा कलरफुल बुक है। एनसीईआरटी का बुक इतना कलरफुल कहाँ होता था, अब देखो तो कितना कलरफुल बुक दे रहा है कि नहीं। चलो देखो, अब हम लोग मैटर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये मैटर है ना, मैटर केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे दो टाइप का होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा होता है मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस है ना, आप ये सब नाम जानते जाओ। देखो सुनो, इधर ध्यान दो, अगर आप मिक्सचर पढ़ना चाहो, मिक्सचर जान लो ना, नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें कई डिफरेंट डिफरेंट चीज मिक्स्ड होगा। समझ में आ रहा है ना? इसमें कई डिफरेंट डिफरेंट चीज मिक्स्ड होगा तो मिक्सचर बनेगा। तो हमें प्योर सब्सटेंसेस का भी तो थोड़ा सा बेसिक समझ होना चाहिए ना कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है। तो जब आप ये डिफरेंट डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दोगे ना, तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर। और फिर उसको हम लोग अच्छे से खा पाएंगे, मतलब समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो पहले हमें प्योर सब्सटेंसेस समझ में आना चाहिए। तो प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दो, मिक्सचर बन जाएगा। देखो प्योर सब्सटेंसेस क्या क्या होता है? एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये प्योर सब्सटेंसेस है ना। जो एलिमेंट होता है वो एक सिंगल टाइप के एटम से बना होता है ना। जैसे प्योर गोल्ड एलिमेंट है, उसमें सिर्फ गोल्ड का एटम्स है। प्योर गोल्ड, जिसको और क्या बोलते हैं? 24 कैरेट गोल्ड। 10 ग्राम सोना का दाम जानते हो ना कितना है? 10 ग्राम सोना ऐसे फूंक दोगे ना तो गायब हो जाएगा, वो ढूंढने जाओगे तो मिलेगा भी नहीं। समझ में आ रहा है ना? 10 ग्राम सोना का दाम है 1.5 लाख रुपए। हाँ समझ में आ रहा है ना? 10 ग्राम सोना 1.5 लाख रुपए, समझ में आ रहा है ना? इतना ज्यादा प्राइस बढ़ गया, बताइए तो। एक साल पहले 80,000 रुपए था, डबल हो गया लगभग, है कि नहीं? बताइए, समझ में आ रहा है ना? तो गोल्ड एलिमेंट है। उसी तरह से प्योर सिल्वर, सिल्वर भी क्या है? एलिमेंट है। सिल्वर का भी प्राइस लगभग बहुत ज्यादा हो गया, डबल हो गया पहले जितना था, है कि नहीं? तो सब समझ रहे हो ना? प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट और कंपाउंड होता है। अब ध्यान से सुनना, इस जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं नेचर में, टोटल कितना एलिमेंट पाया जाता है? 118, 118। समझ में आ रहा है ना? और इस एलिमेंट को फिर फर्दर हमने क्लासिफाई किया है किसमें? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स, ठीक है। और इसके बाद मिक्सचर दो टाइप का होता है, लिख लेना। एक होता है होमोजेनस, है ना, ये चार्ट बना लो, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। है ना, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। हाँ, मेटेलॉइड्स,
मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, METALLOIDS, मेटेलॉइड्स। जो भी लेक्चर मिस हो गया रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, देख लिए कुछ कुछ पूरा? हाँ कोई नहीं, तो रिकॉर्ड करके सब डाल दिए ना, यूट्यूब पे भी जाओगे तो एकदम फुल क्लैरिटी के साथ मिलेगा, है कि नहीं? चलो उसको नोट कर लेना। श्रुति क्लियर है ना यहां तक? है ना? तो ये देखो मैटर दो टाइप का है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। प्योर सब्सटेंसेस फर्दर कितने टाइप का है? एलिमेंट एंड कंपाउंड। और एलिमेंट को हमने कैसे क्लासिफाई किया है फर्दर? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। मिक्सचर कितने टाइप का है? होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो देखो इस पार्ट को हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। आपको जब प्योर सब्सटेंसेस अच्छे से समझ में आएगा तभी तो आपको समझ में आएगा मिक्सचर क्या होता है, ठीक है? जल्दी से लिखो प्योर सब्सटेंसेस, एक लाइन छोड़ करके लिखो आप प्योर सब्सटेंसेस। यहां तक ये चार्ट बना लिए ना? बनाओ जल्दी इसको जल्दी नोट करो, ये चार्ट नोट करो। कंपाउंड स्पेलिंग सही से लिखो। ड्रॉ कर ली ना सब यहां तक? गुड। श्रुति ड्रॉ कर ली ना ये चार्ट? गुड, हो गया ना सब? ड्रॉ कर लिया ना? लिखो लिखो प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस लिखो। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ, a substance which is made up of only one kind of atoms or molecules. A substance which is made up of only one kind of atoms or molecules. A substance which is made up of only one kind of atoms or मॉलिक्यूल्स, जो सिर्फ एक टाइप के एटम या एक टाइप के मॉलिक्यूल से बना है, उसी को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, है ना, मान लो आपके पास बिल्कुल प्योर वाटर है, समझ में आ रहा है ना? तो वाटर सिर्फ किससे बना हुआ है? जो प्योर वाटर होगा, जो 100% प्योर वाटर होगा, उसमें सिर्फ क्या पाया जाता होगा? H2O का मॉलिक्यूल्स। उसमें सिर्फ H2O का मॉलिक्यूल होगा और कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा, इसलिए इसको प्योर बोलते हैं। या फिर जैसे अभी आपको बताया था ना, जैसे मान लो ये प्योर गोल्ड का ब्रिक है, मान लो दिस इज 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड ब्रिक। जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वो 100% प्योर होता है। तो ये जो गोल्ड का ब्रिक है, इसमें सिर्फ क्या होगा? सिर्फ इसमें गोल्ड का एटम्स होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा? गोल्ड का एटम, कोई दूसरा एटम नहीं होगा, तो इसको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक टाइप के मॉलिक्यूल से बना हो। एटम और मॉलिक्यूल जानते हो ना, है ना? किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट है एटम। किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट है एटम। नेचर में टोटल कितना डिफरेंट टाइप का एटम्स एग्जिस्ट करता है? 118। अभी तक हमें सिर्फ 118 डिफरेंट एटम्स के बारे में पता चला है, और इसमें से जो पहला 94 एटम्स है, इसमें से जो पहला 94 एटम्स है वो नेचर में पाया जाता है। बाकी के एटम को हमने लैब में बनाया है खुद से। समझ में आ रहा है ना? ये जो 118 एटम्स है, क्या खंडर दिखाई दे रहा है ना? कितना एटम्स है? बोलो। वेरी गुड, 118 एटम्स है। इसमें जो पहला 94 एटम है वो नेचर में पाया जाता है।
वो नेचर में हमें देखने को मिलता है, लेकिन बाकी का जो एटम है 94 के आगे का जो एटम सब है वो सब नेचर में नहीं पाया जाता है, उसको हमने लैब में बनाया है, ह्यूमंस ने सिंथेसाइज किया। समझ में आ रहा है ना? तो टोटल कितना एटम्स है? 118 डिफरेंट टाइप का एटम है। जैसे कौन कौन सा कॉमन एटम है जो आपको हमेशा सुनने को मिलता है? हाइड्रोजन है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, गोल्ड, सिल्वर, पोटेशियम, ये सब कुछ कॉमन एटम्स है जो आप हमेशा सुनते हो। समझ में आ रहा है ना? बाकी ऐसा 118 एटम्स है डिफरेंट डिफरेंट। तो कोई भी सब्सटेंस अगर सिर्फ एक टाइप के एटम से बना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। समझ गए ना? कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक सबको? बहुत अच्छे, इधर ध्यान से सुनना उसके बाद। और ऐसा कोई सब्सटेंस, ये तो एटम वाला चीज हम लोग समझ गए, अब मॉलिक्यूल वाला चीज समझने जा रहे हैं। अगर कोई सब्सटेंस सिर्फ एक टाइप के मॉलिक्यूल से बना है उसको भी प्योर सब्सटेंस ही बोला जाता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम साथ में आकर केमिकल बॉन्ड बनाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। जैसे मान लो ये दो हाइड्रोजन का एटम है, मान लो ये दो अलग अलग एटम है, लेकिन जब दोनों पास आया इनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगा तो दोनों मिलकर क्या बना लिया? H2, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूल का। तो ये H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो। H2 मतलब हाइड्रोजन का दो एटम, और 2H इसका भी मतलब है हाइड्रोजन का दो एटम। लेकिन केमिस्ट्री में ये दोनों अलग अलग चीज है। H2 का मतलब है, H के बाद आपने छोटा सा 2 लिखा है सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब है हाइड्रोजन का दो एटम केमिकली कंबाइंड है, इन दोनों एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। मतलब ये दोनों एटम इस तरीके से है, ये H और H एक दूसरे से लिंक्ड है, जहां भी जाएगा ये दोनों साथ में जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 2H का मतलब है ये दोनों एटम अलग अलग है, इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। तो जब भी कुछ एटम के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? मॉलिक्यूल का, है ना? मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हेन टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइन टुगेदर देन दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, आपको पता है ना H2O क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। H2O इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन के एटम के साथ दोनों हाइड्रोजन का एटम लिंक्ड है ना? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जहां भी जाएगा ये तीनों साथ में जाएगा। कोई दिक्कत? मॉलिक्यूल समझ में आ गया ना क्या होता है? व्हेन टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइन टुगेदर देन दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक टाइप के एटम से बना है वो प्योर सब्सटेंस होता है, या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ किसी एक टाइप के मॉलिक्यूल से बना है वो भी प्योर सब्सटेंस होता है। जैसे प्योर वाटर में सिर्फ H2O का मॉलिक्यूल पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? अब आप क्या करो, ये जो H2O है, ये जो प्योर H2O है, अब आप इसमें क्या मिला दो? इसमें सिर्फ क्या था? H2O का मॉलिक्यूल्स था। अब आपने क्या किया? इसमें CO2 मिला दिया। CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंटेनर में H2O का भी मॉलिक्यूल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का भी मॉलिक्यूल होगा। तो अब इसको प्योर सब्सटेंस हम लोग बोल सकते हैं क्या? नहीं, दो डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल आ गया। H2O में आपने CO2 मिला दिया, तो अब ये प्योर सब्सटेंस नहीं, अब इसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर। तो कभी भी दो या दो से ज्यादा तरह का प्योर सब्सटेंस एक ही जगह प्रेजेंट होता है तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर में क्या होता है?
इट कंटेन्स 2 or more डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, अलग अलग प्योर सब्सटेंस एक ही जगह पे प्रेजेंट है, तो मिक्सचर बन गया। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज सोडा वाटर। आप वाटर में CO2 मिला दो, क्या बन जाएगा? सोडा वाटर बन जाएगा। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो H2O ही तो होता है, उसमें CO2 मिला होता है और उसमें टेस्ट के लिए कुछ फ्लेवर मिला होता है और शुगर मिला हुआ होता है, बन गया कोल्ड ड्रिंक। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? बहुत अच्छे। अच्छा, इसी तरह से आप बताओ मिल्क क्या होगा? मिल्क प्योर होता है, प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है? मिल्क प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है? मिल्क इज मिक्सचर। मिल्क मिक्सचर होता है क्योंकि आप देखो मिल्क में फैट प्रेजेंट है, घी प्रेजेंट होता है कि नहीं? उसमें वाटर प्रेजेंट है, उसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन प्रेजेंट है, विटामिन डी प्रेजेंट है, विटामिन B12 प्रेजेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो मिल्क क्या है? मिक्सचर। उसी तरह से सॉइल क्या है? सॉइल भी मिक्सचर है। सॉइल में डिफरेंट डिफरेंट चीज पाया जाता है ना? ऑर्गेनिक मैटर भी है, इनऑर्गेनिक चीजें भी हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, सब कहाँ है? सब सॉइल में। तो सॉइल भी क्या है? नाइट्रोजन, सब क्या है? सॉइल भी क्या है? मिक्सचर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। उसी तरह से जो हम लोग पेंसिल से लिखते हैं ना, पेंसिल का जो लिड है, हाँ, वो क्या है? मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है? पेंसिल का जो लीड है वो क्या है? वो प्योर सब्सटेंस है। पेंसिल का लीड किससे बना है? ग्रेफाइट से बना है, और ग्रेफाइट में सिर्फ कार्बन का एटम्स होता है और कोई दूसरा एटम नहीं होता है। ग्रेफाइट में सिर्फ क्या होता है? कार्बन का एटम होता है, तो प्योर सब्सटेंस है। समझ गए ना? उसी तरह से डायमंड, डायमंड क्या है? प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है? डायमंड है ना, एक प्योर डायमंड आता है ना, प्योर 100% प्योर डायमंड आता है। जो प्योर डायमंड होता है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता। बाकी जो इम्प्योर डायमंड होता है ना, जो थोड़ा सस्ता आता है, वो थोड़ा क्लाउडी टाइप का होता है, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होता, या फिर उसमें कोई कलर होगा, जैसे येलो कलर होगा, ग्रीन कलर होगा। हाँ, नहीं, डायमंड में भी कलर होता है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई दूसरा एटम सब ट्रैप हो गया है। जब वो बन रहा होगा तो आसपास कोई दूसरा एटम सब भी होगा, तो सब उसमें ट्रैप हो गया, तो उसको कलर मिल जाता है डायमंड को। समझ में आ रहा है ना? तो जो प्योर डायमंड है ना राजलक्ष्मी, जो प्योर डायमंड है वो सिर्फ कार्बन के एटम से बना हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंसेस। तो अभी थोड़ा समझ में आ रहा है ना प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर क्या होता है? तो प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक टाइप के, सिंगल टाइप के एटम से या सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल से बना होता है। इसका एग्जांपल लिखो आप लोग, प्योर सब्सटेंसेस का लिखो। प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल लिखो, तो इसका एग्जांपल लिखो आप लोग। इसमें लिखो डायमंड, लिखो प्योर डायमंड। प्योर सब्सटेंसेस में लिखो आप लोग प्योर डायमंड, है ना? डायमंड बहुत महंगा आता है, पता है ना? उसको कभी भी डायमंड खरीदना तो उसको गर्म मत कर देना, उसको हीट कर दोगे ना अगर आप 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो गैस बन के उड़ जाएगा। कार्बन से बना है ना, तो हीट कर दोगे ज्यादा तो ऑक्सीजन में, जो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके वो बना लेगा CO2, और डायमंड गायब हो जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो खरीदना तो उसको हीट मत करना, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? लिख लिए ना प्योर डायमंड। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, कॉमा देकर लिखो प्योर वाटर। प्योर वाटर भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है, उसमें सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना? नेक्स्ट एग्जांपल लिखो हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस में सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, H2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता। उसी तरह से जो प्योर ऑक्सीजन गैस होता है
उसमें सिर्फ O2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। तो नेक्स्ट लिख लो ऑक्सीजन गैस, लिखो ऑक्सीजन गैस, वो भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। लिखते जाओ फटाफट। नेक्स्ट लिख लो प्योर सिल्वर, हाँ वो लिखाया तो प्योर गोल्ड, लिखाया तो था, अभी लिखाया था क्या प्योर गोल्ड, लिख लो उसको भी, प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर, ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंसेस है। गोल्ड में सिर्फ गोल्ड में मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता है, गोल्ड में एटम, वो एटम से बना है, समझ में आ रहा है ना, उसमें सिर्फ गोल्ड एटम्स पाया जाता है। जो प्योर सिल्वर होता है उसमें सिर्फ सिल्वर का एटम्स पाया जाता है। सिल्वर के एटम का सिंबल क्या है, Ag, तो उसमें सिर्फ Ag वाला एटम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिख लिए ना यहां तक, बहुत अच्छे, आपको आइडिया लग गया प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखो, एक लाइन छोड़ करके लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, लिखो देखो जल्दी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। फर्स्ट लिखो एलिमेंट्स, सेकंड लिखो कंपाउंड्स, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ था है ना, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कंपाउंड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट लिखो एलिमेंट, सेकंड लिखो कंपाउंड, एक लाइन छोड़ करके लिखो आप एलिमेंट क्या होता है, लिखो एलिमेंट, लिखो इट इज अ सब्सटेंस, एलिमेंट के बारे में लिखो क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन और मोर आइडेंटिकल एटम्स। एलिमेंट में लिख लो क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन और मोर आइडेंटिकल एटम्स। इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन और मोर आइडेंटिकल एटम्स। देख लिया ना, इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन और मोर आइडेंटिकल एटम्स। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक टाइप का एटम पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्या उसको कंपाउंड बोल सकते हैं हम लोग, नहीं, उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। लिखो एग्जांपल में लिखो एलिमेंट का, अच्छा एग्जांपल नहीं, पहले नेक्स्ट लाइन में लिख लो, या लिखो एग्जांपल, लिखो 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 एग्जांपल लिखो। एलिमेंट का एग्जांपल क्या है, अभी बताया था, लिखते जाओ, प्योर डायमंड, प्योर डायमंड वो क्या है, एलिमेंट है। नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट लिखो प्योर, ये कॉमा देकर लिखो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जान रहे हो ना, जो पेंसिल का लीड है, अरे पेंसिल से लिखे हो ना सब, अरे पेंसिल जानते हो ना क्या होता है, तब ठीक है। सेकंड लिखो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट उसके बगल में लिख लेना, जहां डायमंड और ग्रेफाइट लिखे हो ना, डायमंड के ब्रैकेट में लिख लेना C, और ग्रेफाइट के बगल भी ब्रैकेट में लिख लो C। मतलब ये सब सिर्फ कार्बन एटम से बना हुआ है कि नहीं, क्लियर है ना सबको यहां तक, बहुत अच्छे। श्रुति क्लियर है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके बाद आप लिख लो 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट, आप ऐसे लिख लो 24K, 24K, 24K मतलब 100% प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, उसमें सिर्फ गोल्ड का एटम पाया जाता है, तो वो एलिमेंट है। क्या उसको कंपाउंड बोल सकते हैं, नहीं, उसको कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, कॉमा देकर नेक्स्ट लिखो प्योर आयरन, है ना, मतलब आपने आयरन का ब्लॉक बनाया और उसमें सिर्फ कौन सा एटम प्रेजेंट है, आयरन का एटम प्रेजेंट है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलिमेंट। समझ में आ रहा है ना, गुड। नोट कर लिया ना सब यहां तक, बहुत अच्छे। आप नेक्स्ट लाइन में लिखो, एक लाइन छोड़ करके लिखो,
है ना। अब लिखो इसके बाद, देयर आर 118 different types of elements known today. There are 118 different types of elements known today. There are 118 different types of elements known today, है ना। मतलब आज के दुनिया में हमें टोटल 118 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के बारे में, elements known today. There are 118 different elements known today. ठीक है, लिख लिए ना यहां तक? बहुत अच्छे। अब ये तो आपको ऑलरेडी चार्ट में बना दिया हूं, दोबारा लिखाने का जरूरत नहीं है ना। टोटल कितने डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स होता है? एलिमेंट्स को भी हमने क्लासिफाई किया है 3 ग्रुप में। कौन कौन सा ग्रुप है वो? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। अब पिछले साल तक मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना होता था, इस साल वो हट गया है, तो हम लोग भी नहीं पढ़ेंगे। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना फिजिकल प्रॉपर्टी। मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड का फिजिकल प्रॉपर्टी पता है ना। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, metals are good conductor of electricity, metals are lustrous, metals are ductile, metals are malleable, they have high density। ये सब पढ़े हो ना, पक्का ना, जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो ना। नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके होगे, है कि नहीं? तो अब वो सब हट गया सिलेबस से, है कि नहीं? मेटेलॉइड, थोड़ा सा बस मेटेलॉइड के बारे में सुन लो, इंपॉर्टेंट है। मेटेलॉइड आप जानते हो ना क्या होता है? कोई भी ऐसा एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, उसी को बोलते हैं मेटेलॉइड्स। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है। समझ में आ रहा है ना? मेटेलॉइड क्या होता है? जो कौन दोनों का? मेटल और नॉन मेटल। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, उसी को बोलते हैं मेटेलॉइड। जैसे मेटेलॉइड का एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। आज के पूरे, मतलब आज के दुनिया में मेटेलॉइड्स का डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अरे आपको पता है कि नहीं, एक कंपनी है एनवीडिया, जानते हो कि नहीं? एनवीडिया, हाँ भाई हल्के में मत लो मेटेलॉइड को, पहले ही बता दे रहा हूं। ये जो मेटेलॉइड्स है ना, पूरे दुनिया में लड़ाई चल रहा है इसको कैप्चर करने का। समझ में आ रहा है ना? मेटेलॉइड्स एक कंपनी है एनवीडिया, समझ में आ रहा है ना? ये कंपनी किस लिए फेमस है? प्रोसेसर बनाता है। ये क्या बनाता है? ये प्रोसेसर। आप देखते हो, अब जब आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो पापा को कि बढ़िया प्रोसेसर वाला फोन लीजिएगा, कि उसमें फ्री फायर अच्छा से चले, है ना, ग्लिच नहीं आए, BGMI खेले तो मतलब हेडशॉट ले पाए बढ़िया से। समझ में आ रहा है ना? वही प्रोसेसर। जितना भी मोबाइल है उन सब में क्या लगा हुआ है? प्रोसेसर। कंप्यूटर, लैपटॉप्स, जितना भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, वो सब कैसे फंक्शन कर रहा है? उन सब में क्या लगा हुआ है? प्रोसेसर। और कंपनी में पूरे दुनिया में कौन सा कंपनी सबसे ज्यादा फेमस है प्रोसेसर्स के लिए? और भी बहुत सारा कंपनी है, एनवीडिया बहुत फेमस है। आपको पता है एनवीडिया साल भर में जितना उसका रेवेन्यू है ना, उसका रेवेन्यू इंडिया से भी ज्यादा है। पूरा इंडिया साल भर में जो जीडीपी क्रिएट करता है ना, उससे ज्यादा एनवीडिया का अकेले कंपनी का है। समझ में आ रहा है ना? इसको हल्का में मत लो। जापान साल भर में जितना कमाता है ना, जापान जान रहे ना? जापान, तो जापान का साल भर का जो जीडीपी है, पूरे साल में वो कंट्री जो रेवेन्यू क्रिएट करता है, उससे ज्यादा इसका रेवेन्यू है एनवीडिया का। क्या बना रहा है ये? प्रोसेसर बना रहा है। और ये प्रोसेसर सब कैसे बनता है? मेटेलॉइड्स चाहिए उसको बनाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? जैसे आपको बताया सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब चाहिए इसको बनाने के लिए, है कि नहीं?
तो मेटेलॉइड्स वैसा एलिमेंट है जो मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट लिखो आप, एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट लिखो कंपाउंड्स। नेक्स्ट लिखो कंपाउंड्स। लिख लिए ना कंपाउंड, बहुत अच्छे। लिखो कंपाउंड क्या होता है। देखो अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस A compound is a substance made up of two or more different elements chemically combined together. A compound compound क्या लिखो, it is a substance made up of two or more different elements chemically combined together. It is a substance made up of two or more different elements chemically combined together. देखो कंपाउंड के बारे में, it is a substance made up of two or more different elements chemically combined together. लिख लिए ना, two or more different elements chemically combined together. अब ध्यान दो, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना H2O के बारे में, H2O का मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है। इसमें देखो दो डिफरेंट टाइप का एलिमेंट है कि नहीं, दो डिफरेंट टाइप का एटम है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो डिफरेंट टाइप का एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये सब केमिकली कंबाइंड है, तब ये H2O का मॉलिक्यूल बना है कि नहीं। इसमें डिफरेंट टाइप का एटम्स है इस मॉलिक्यूल में। तो ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल से जो सब्सटेंस बनता है ना, उसी को कंपाउंड बोलते हैं। मतलब उसके मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप का एटम्स होना चाहिए, तब उसको कंपाउंड बोलेंगे। अगर सेम टाइप का एटम्स होगा तब क्या बोलेंगे उसको, एलिमेंट। एलिमेंट जैसे हमने देखा था ना ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या है, O2 मॉलिक्यूल से बना है, और उसके मॉलिक्यूल में दोनों एटम सेम है, ऑक्सीजन का एटम है। तो ऑक्सीजन गैस को आप क्या बोलोगे, एलिमेंट बोलोगे कि कंपाउंड बोलोगे, एलिमेंट। ऑक्सीजन गैस को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। क्यों, क्योंकि वो O2 मॉलिक्यूल से बना है और उसमें दोनों एटम सेम है। तो जब भी सेम टाइप के एटम से कोई चीज बना होता है तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। हाँ, शुगर कंपाउंड है, शुगर एलिमेंट नहीं है, शुगर क्या है, कंपाउंड, क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल से बना है, और शुगर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11, C12H22O11। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ऐसे मॉलिक्यूल से बना है जिसमें डिफरेंट टाइप का एटम्स प्रेजेंट है, वैसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। समझ गए ना, सबको क्लियर है ना यहां तक, श्रुति क्लियर है ना यहां तक, वेरी गुड। एग्जाम्पल लिखो कंपाउंड का, लिख लो एग्जाम्पल में, लिखो H2O, लिखो वाटर, लिखो वाटर, ब्रैकेट में लिख लेना H2O, लिख लिया ना। नेक्स्ट लिखो कॉमा देके, लिखो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एलिमेंट है या कंपाउंड है, कंपाउंड है। लिखो ब्रैकेट में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रैकेट में लिखो CO2। नेक्स्ट लिखो अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना। अमोनिया, इसका फॉर्मूला लिख लेना ब्रैकेट में NH3। अमोनिया इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अमोनिया की मदद से हम लोग यूरिया बनाते हैं, यूरिया। और यूरिया यूज किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। अब फर्टिलाइजर से आप जानते हो ना क्या होता है,
फार्मिंग किया जाता है, फर्टिलाइजर की मदद से तो फार्मिंग होता है ना। फार्मिंग का प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खेत में फार्म लैंड में फर्टिलाइजर स्प्रेड कर देते हैं, है कि नहीं, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो वो फर्टिलाइजर बनता है यूरिया से, और यूरिया बनता है अमोनिया से। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? सबको क्लियर है ना यहाँ तक? बहुत अच्छे, शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिखो आप लोग। नेक्स्ट लिखो सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो कंपाउंड में सोडियम क्लोराइड, ब्रैकेट में लिख लेना NaCl। कौन कौन सोडियम क्लोराइड देखा है? रेज योर हैंड। सोडियम क्लोराइड देखे हो ना सब? अरे घर में जो नमक इस्तेमाल करते हैं हम लोग, नमक, और नमक क्या है? NaCl ही तो है, सोडियम क्लोराइड, है कि नहीं? हमारे जीवन में मिठास बढ़ाता है क्या? नमक। आपको मजाक लग रहा है क्या? ये मिठास नहीं बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। आपको खाने का स्वाद क्यों आ रहा है? ड्यू टू NaCl, नमक, है ना, स्वाद आ रहा है कि नहीं? चलो नोट कर लिए ना सब यहां तक? बहुत अच्छे। है ना, पहले हमें ये सब कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना होता था, अब ये सब सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग भी नहीं पढ़ेंगे, है कि नहीं? जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ेंगे, है कि नहीं? कौन कौन यहाँ पे साइंटिस्ट बनना चाहता है? रेज योर हैंड। हैं? कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है क्या? कोई सिद्धि? अरे बाबा सिद्धि अभी हाथ उठा देती ना तो हम नीचे गिर गए होते समझ में आ रहा है? सिद्धि हाथ उठाती और इधर हम गिरते ऐसा गिरते कि बेहोश हो जाते हैं हम। फिर गलती से भी हाथ नहीं उठा रहा है। ऐसे पूछेंगे साइंटिस्ट बनना चाह रही है तो हाथ उठा दोगी? क्यों नहीं उठा सकती हो? नहीं बनना चाहती है साइंटिस्ट? रियल साइंटिस्ट नहीं बनना चाहती हो? हाँ, हमको भी बनाना सिखाना तो रील बनाएंगे हम भी। चलो इधर ध्यान दो तो बात नहीं। देखो पहले हमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना होता था कंपाउंड का, ये सब अब हट गया है। अब आप सीधे नेक्स्ट हेडिंग दो, एक लाइन छोड़ करके लिखो मिक्सचर्स। अरे ये सब पढ़ाने में 5 ही मिनट लगा हमको, हैं? अच्छा हो केमिस्ट्री का क्लास पहला था ना, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। हेडिंग दो, एक लाइन छोड़ करके लिखो मिक्सचर्स। देखो मिक्सचर क्या होता है। अब देखो, अब आपको समझ में आएगा मिक्सचर क्या होता है, ठीक है? अब आप क्या करो, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट या कंपाउंड को मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे, लिखो देखो मिक्सचर क्या होता है। हेडिंग दे दिए ना मिक्सचर्स, वेरी गुड। नया बुक, जो न्यू बुक है ना आपका, वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, मिक्सचर्स वाले टॉपिक से। लेकिन हमें ये थोड़ा बहुत बेसिक पता होना जरूरी है, तभी तो आपको मिक्सचर अच्छे से समझ में आएगा ना। देखो इस बात को समझो, आपको कोई चीज पता है कि अच्छा है, कैसे? क्योंकि आप जानते हो क्या चीज बुरा है। समझ में आ रहा है ना? आपको कोई चीज पता है कि मीठा है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्या तीखा होता है। आपको पता है कि लाइफ क्या होता है, क्यों? क्योंकि आप डेथ को देखे हुए हो, डेथ के बारे में आप समझते हो। समझ में आ रहा है ना? ये सब कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं। तो अगर हमें मिक्सचर को समझना है ज्यादा अच्छे से, तो हमें प्योर सब्सटेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? लिखो मिक्सचर, लिखो लिखो, इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस which contains 2 or more elements or compounds. It is a substance which contains 2 or more
एलिमेंट्स और कंपाउंड्स it is a substance which contains two or more elements or compounds not chemically combined together, not chemically combined together, not chemically combined together, मतलब उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, जैसे आप इधर देखो, जैसे ये वाटर, मान लो ग्लास में वाटर है, ये ग्लास में क्या है, वाटर है। अब जब आप लेमनेड बनाने जाते हो तो आप इसमें क्या डालते हो, लेमन का जूस डालते हो, और क्या डालते हो, शुगर डाल देते हो। आप ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस डाल के मिक्स करते हो ना। तो यहां पर वाटर, शुगर और लेमन के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। बस इस मिक्सचर में लेमन का मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, शुगर का मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, वाटर का मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, लेकिन उनके बीच में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। तो इसी को मिक्सचर बोलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप का एलिमेंट या कंपाउंड एक ही जगह प्रेजेंट होता है विदाउट एनी केमिकल कॉम्बिनेशन, इज कॉल्ड मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल, इधर ध्यान दो, मान लो आप एक कंटेनर ले लो, इसमें आप क्या करो, आयरन का छोटा छोटा पार्टिकल डाल दो। आयरन, उसको आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन फिलिंग्स। आपने इसमें क्या डाल दिया, आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स, अरे बोल तो रहे, लोहा का बुरादा। समझ में आ रहा है ना, आयरन फिलिंग्स, छोटा छोटा पार्टिकल आयरन का। जहां आयरन का फैक्ट्री है ना, तो वहां पे आयरन को पे काम करते होंगे तो छोटा छोटा आयरन का पार्टिकल्स गिरता रहता होगा कि नहीं। तो छोटा छोटा पार्टिकल्स को आप करेक्ट कर लो, उसी को बोलते हैं आयरन फिलिंग्स। समझ में आ रहा है ना। अब आप इसमें क्या करो, सल्फर का पाउडर मिला दो। क्या मिला दो, सल्फर का पाउडर, उसको बढ़िया से मिला दो। तो यहां पे आयरन का भी पार्टिकल्स होगा और सल्फर का भी पार्टिकल्स होगा, और दोनों के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, तो इसको मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन अगर आप इसको हीट कर दोगे, अगर आप इसको हीट कर दोगे, तब ये आयरन और सल्फर रिएक्ट कर जाएगा और तब वो बना लेगा फेरस सल्फाइड, FeS। अगर आप इसको, इस मिक्सचर को हीट कर दोगे, तब Fe और S इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, FeS, आयरन सल्फाइड बन जाएगा। तब इसको हम लोग मिक्सचर बोलेंगे क्या, नहीं। एक बार जैसे ही आप इसको हीट कर दोगे तो कुछ नया टाइप का मॉलिक्यूल बन गया, आयरन और सल्फर कंबाइन कर गया, और सब कंबाइन होके क्या बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया, जिसके मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, FeS। यानी ये प्योर सब्सटेंस बन गया। अगर आप हीट कर दोगे इस मिक्सचर को, तो दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा और एक प्योर सब्सटेंस बन जाएगा, दैट इज आयरन सल्फाइड। इसमें सिर्फ आयरन सल्फाइड का मॉलिक्यूल्स होगा और दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, अगर आप हीट कर दे रहे हो तब। लेकिन अगर आप हीट नहीं करोगे, अगर आप इस मिक्सचर को हीट नहीं करोगे, तब इसमें आयरन और सल्फर का पार्टिकल्स अलग अलग प्रेजेंट होगा, उनके बीच में कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। ये सब जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, पक्का ना, वेरी गुड। श्रुति क्लियर है यहां तक, वेरी गुड। तो चलो आपको पता चल गया मिक्सचर क्या होता है। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। समझ गए ना। तो अब आप मिक्सचर को समझ गए अच्छे से क्या होता है, और यहीं से आपका नया वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है नए बुक में। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास कौन सा है हम लोग का, निकालो फिजिक्स का कॉपी जल्दी से।